36 सेक्शन ई। ठीक है, ये केस स्टडी के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट कि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से करना है। सेक्शन ई। सो यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी का है। करेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज। अशोक मेड अ पेमेंट ऑफ अ शॉपकीपर। तो अशोक क्या करता है, एक पेमेंट करता है फॉर द आर्टिकल ऑफ अ परचेज। तो उसने क्या किया, एक आर्टिकल खरीदा, उसके लिए एक पेमेंट करता है। इन अ डिनोमिनेशन, जो नोट देता है करेंसी 520 रुपीज़ का। नाउ ही पेड दिस मच अमाउंट टू द शॉपकीपर। इफ ऑल द डिनोमिनेशन ऑफ अ 500 इज टू बी चेंज्ड बाय द 100, तो 100 के रुपीज़ में क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। देन द बॉय कुड हैव टू पे 640 रुपीज़ ओनली। नाउ अज्यूमिंग द नंबर ऑफ द 500 रुपीज़ इज एफ एंड द नंबर ऑफ करेंसी ऑफ द नोट इज 20 रुपीज़। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को लेट करते हैं, पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ करेंसी है दिस इज व्हाट 500 के नंबर ऑफ जो नोट है उसको क्या लेट किया हुआ है, दिस इज व्हाट एफ। और जो 20 रुपीज़ के नोट है उसको क्या एज्यूम करता है, दिस इज व्हाट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 500 के नोट्स दिए, कितने दिए हमें नहीं पता। सो दिस इज व्हाट 500 एफ प्लस फिर कुछ 20 रुपीज़ के नोट दिए, तो टोटल अमाउंट जो बना उससे कितना बना 2640। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट में कहना चाहता है, उसने क्या किया 500 रुपीज़ को चेंज कर दिया किसमें 100 में। तो दिस मीन्स कि 100 ऑफ एफ प्लस 20 ऑफ जी इज इक्वल्स टू 640। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आ गया। नाउ क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियसली आगे कहीं ना कहीं तो पूछेगा सॉल्व करने के लिए। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम इनको माइनस करें तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाता है, माइनस करके ये बच जाता है हमारा 400 ऑफ एफ एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 से 0 4 से 4 यानी कि 2000। नाउ द वैल्यू ऑफ एफ इज व्हाट 20 मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 400। सो 2 zeros ऑब्वियसली कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 5। सो एफ इज व्हाट 5। तो एफ मतलब 500 है कितने नोट्स थे 5। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो दिस शुड बी व्हाट 100 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 ऑफ जी इज इक्वल्स टू 640। नाउ ये आ गया हमारा 500। तो 20 ऑफ जी एंड 640 माइनस 500. So 20 of g is equals to this is what 140. Now the value of g is what 7. So 20 के कितने नोट्स थे 7 थे, राइट। तो इस तरीके से हमारी दो वैल्यू आ गई। f इज 5, 500 के 5 नोट्स थे और 20 के 7 नोट्स थे। नाउ हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या जाना चाहता है। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ द पेड बाय द अशोक। तो ये रहा दोनों इक्वेशन, ये जो इसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ इफ द अशोक हैड टू पे 28 मतलब 2800 टू द शॉपकीपर, हाउ मैनी 20 नोट्स ही नीड टू पे। तो 20 के कितने नोट्स उसको पे करने होंगे। तो ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट है हमारी, कोई भी स्टेटमेंट ले लेते हैं ऊपर वाली, दिस इज व्हाट 500 ऑफ एफ प्लस 20 ऑफ जी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो पे करना है उसको कितना करना है 2800। सो जो 500 के नोट है वो फिक्स है, दिस इज व्हाट 5। और 20 के जो नोट्स है वो उसको हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब बिकॉज 20 के फाइंड करने हैं तो ऑब्वियसली वो फिक्स रखना पड़ेगा। तो दिस ये हो गया हमारा 25। सो दिस इज व्हाट 2800 माइनस 2500। सो माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 20 ऑफ जी इज इक्वल्स टू व्हाट 300। सो एक जीरो से एक जीरो गया, जी इज इक्वल्स टू व्हाट 15। सो टोटल हमें 20 कितने नोट्स पे करने पड़ेंगे, दिस इज व्हाट 15, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ द 500 बाय द अशोक हेड। तो ये कितना था 5, हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। हाउ मैनी टोटल करेंसीज नोट्स नीड टू अशोक गिव टू द शॉपकीपर। तो 5 प्लस 7 दिस इज व्हाट 12। तो टोटल कितने नोट देने पड़ेंगे उसको 12। बिकॉज हमने ये पहले ही फाइंड आउट कर लिया था तो आराम से इसको हम सॉल्व कर लिया, राइट। सो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, केस स्टडी 1 कंप्लीट हो जाता है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था केस स्टडी का। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कुछ इस तरीके से, ऑल द स्टूडेंट वर वेरी एक्साइटेड टू द एनुअल स्पोर्ट डे। ठीक है, ये सेलिब्रेशन है। रनिंग कॉम्पिटिशन, टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट नोटेड हियर। तो यहाँ पे क्या है, टाइम को नोट किया गया है। ये किससे है, चैप्टर हमारा 14 से है, ठीक है, मीडियन टाइप से। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड कुछ भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास।
तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो पहले तो हमारा ये हो गया, दिस इज 1, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं CF 1, 5, 8, 15 एंड 20। तो मॉडल क्लास यानी कि मोड है हमारा 7, दिस इज व्हाट लोअर लिमिट, ये आ गया हमारा 60 प्लस मीडियन, ये क्या है 10, राइट। तो यहाँ तक तो 80 हो रहा है, 10 वाला यहाँ से आएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, दिस इज व्हाट 60। तो 60 प्लस 60 इज व्हाट 120, राइट। सो 120 हो गया। नाउ व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास है हमारा, क्लास मार्क चाहिए इसको, क्लास मार्क मीन्स CM, CM मीन्स मिड वैल्यू। सो द मॉडल क्लास क्या है 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 140 बाय 2 इट मीन्स 70, तो ये हो गया हमारा 70। फाइंड द मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीडियन रन टाइम, तो हमें दोनों चीज़ फाइंड आउट करना है, इसका मीडियन भी और मीन भी। तो चलिए दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, टेबल को पहले क्रिएट करते हैं दोबारा से। दिस इज व्हाट 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, राइट। नाउ जो इसकी फ्रिक्वेंसीज है, दिस इज व्हाट F CI 1, 4, 3, 7, 5, राइट। तो पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, फिर मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। सो मीन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, XI की, दिस इज व्हाट 10, 30, 50, 70 एंड 90। नाउ FI एंड XI, ठीक है, यहाँ ले लेते, दिस इज व्हाट 10, 120, 150, 490 एंड 450। नाउ इनका समेसन और इसका समेसन, तो इसका समेसन तो 20 था, हमने ये फाइंड आउट कर लिया था, समेसन ऑफ FI, हमें क्या चाहिए, इनका समेसन चाहिए। तो दिस इज व्हाट 0, 1, 2, 3, 3, 5, 8, 8 और 9, 17, 17 और 22, दिस इज व्हाट 2, so 2, 3, 4, 12, so this is what 12. Now what mean is x bar, this is equals to summation of Fi xi divided by summation of Fi. So now 1, 2, 2, 0 divided by 20, 0, 0 cancel, सॉल्व करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6 and 1, दिस इज व्हाट 61। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। मीडियन को फाइंड आउट करना है, ऐसे ही मीडियन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या गया हमारा मीन, मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, CF अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज व्हाट 1, 5, 8, 15 एंड 20, राइट। सो ये हमारा क्या है CF, यहाँ से बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, फॉर्मूला आराम से पढ़ा हुआ है, इजी है, अभी तक याद होगा, तो आराम से हम इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, F मल्टीप्लाई H। सो L इज व्हाट 60 प्लस n/2 इज 10 माइनस एट F इज 7 मल्टीप्लाई, जो गैप है इनके बीच में कितना है 20। सो दिस इज व्हाट 60 प्लस 2 इंटू 20 बाय 7, now this is what 60 plus 40 by 7, so this is what 60 plus डिवाइड करेंगे, so क्या आ जाएगा हमारा 5, 35 होता है, रिमेनिंग इज व्हाट 5, so 0.77, राइट। इनको प्लस कर देंगे तो 65.77, दिस इज व्हाट मीडियन। तो इस तरीके से आराम से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, इजी भी था, ज़्यादा टफ नहीं था, आपको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, केस स्टडी को समझने के लिए आपको सिचुएशन को समझना होगा, देन आफ्टर यू कैन फाइंड द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। सो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से करना है। सो क्वेश्चन इज व्हाट एन इंजीनियर इज प्लानिंग टू मेक ऑल द पिलर्स ऑफ अ मेट्रो ग्रीन with plants to make these beautiful and the contribute to the healthy environment, so that the pillar observation the picture observation क्या करते हैं पिक्चर को, तो the dimension of the pillar is what this। अब ये जो पिलर है ये किस शेप का है, क्यूबॉइडिकल शेप का है। सो नाउ द शेप ऑफ पिलर इज व्हाट क्यूबॉइड, ठीक है, चलो ये तो एक बार में हो गया। हाउ मच सीमेंट इज यूज टू फिल द पिलर, तो अब अगर इसमें सीमेंट को यूज़ किया गया है तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ दिस पिलर इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। सो नाउ दिस इज 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 20 मीटर स्क्वायर। सो द 15 का स्क्वायर हमें पता है 2.25 मल्टीप्लाई 20 मीटर स्क्वायर। सो इसको हम क्या कर लेते हैं 20 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 0 दे देते हैं, दिस इज 2.5 मल्टीप्लाई 2, अब आराम से इजीली कर सकते हैं, मीटर क्यूब, ठीक है, ये क्यूब से, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब, दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मतलब 44 एंड 145 मीटर क्यूब, राइट। तो इस तरीके से हमारा आराम से क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, दिस इज व्हाट 45 मीटर क्यूब। नाउ टू द नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर। तो वन पिलर का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वो क्या है, 4 अराउंड है, ना तो टॉप है ना ही बॉटम है, तो ये इस तरीके से है हमारा, दिस इज व्हाट, ये स्क्वायर शेप है, so the height of this is what 20 and this is what 1.5 and 1.5। तो हमें क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा नीचे, सो 2l प्लस b एंड देन मल्टीप्लाई h। तो यहाँ पे जो h का काम कर रहा है कौन कर रहा है, दिस इज व्हाट 20। सो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज व्हाट 2 ब्रैकेट l, यहाँ पे जो l है हमारा क्या है 1.5 प्लस, और ब्रेथ भी क्या है 1.5, हाइट का काम क्या कर रहा है 20। सो नाउ दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20, सो 6 एंड 12 120 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर। तो एक पिलर का जो एरिया होगा कितना हो जाएगा 120, सो 120 मीटर स्क्वायर, दिस इज व्हाट 120 मीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट इज व्हाट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन ऑफ इफ इट्स कॉस्ट इज 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें कितना कॉस्ट आएगा, कितने पिलर की बात किया है, ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कितने पिलर है, बट हम बात कर रहे हैं किसकी, वन पिलर की। सो एक पिलर का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 50 से। सो द कॉस्ट ऑफ ईच पिलर is equals to 50 multiply 120, so this is rupees 20 and 12 into 5 is 60, so 6000 will be the answer। तो 6000 क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से बाकी के जितने भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको केस स्टडी में क्या करना है, बेसिकली फिगर को समझना है, जो सिचुएशन गिवन है उसको समझना है, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। ये 4 मार्क्स का होता है, काफ़ी इजी होता है। तो इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व किया, पूरा का पूरा एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो और भी ईजी रहेगा। तो ना उसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। सो फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। केस स्टडी से है, केस स्टडी से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। बेसिकली उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, वो कंसेप्चुअल बेस होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। सो नाउ फर्स्ट वी फाइंड Sunit went to India Gate in one fine evening. He observed the top of the India Gate standing on the ground. The position of India Gate as AB, ठीक है, ये AB कहाँ है, AB ये रहा, this is the position of India Gate, and Anil as C, ठीक है, यहाँ पे C पे है, is drawn in the कार्टेशियन प्लेन एज अ shown in the given below। तो ये कार्टेशियन प्लेन पे गिवन है, क्या फाइंड करवाना चाहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सुनित एंड द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। सो डिस्टेंस फाइंड करना है सुनित का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हमारा है, दिस इज 3 - 4, जैसा कि बोला ये काफ़ी इजी होता है। और इंडिया गेट का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज व्हाट -5, 4। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन AC का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इनकेस अगर आप गलती से x1 - x2 भी लिख दोगे तो चल जाएगा, बिकॉज स्क्वायर होने की वजह से ये सीधा हो जाता है। नेगेटिव को ही तो बस सीधा करना होता है, तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है। सो नाउ दिस इज व्हाट -3 और -5 ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3 + 5 स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 4 माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस में है, 4 स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे भी करो आंसर ये आने वाला है। दिस इज व्हाट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, नाउ 64 + 64 एंड दिस इज व्हाट 128 ऑफ रूट, तो इसको बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 8√2 यूनिट। ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 8√2 यूनिट। नाउ व्हाट सेकेंड इज
इन विच रेशो डी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए सी, पॉइंट डी है हमारा ये रहा, ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है। तो इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। वैसे तो देख के ये इसका मिड पॉइंट लग रहा है 1:1 में डिवाइड करना चाहिए, पर बेसिकली अगर हमें नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट डी इज x, y एंड डिवाइड दिस ए सी इन k रेशो 1, ठीक है, ये k रेशो 1 वाला है। और d के कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज सो कोऑर्डिनेट ऑफ d इज -1, 0, तो इसी को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो -1, 0 दिस इज इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद ही होगा, नहीं होगा तो एक बार लिख देते हैं सेक्शन फॉर्मूला भी, सो डेट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता है कि जो भी मिड पॉइंट है दिस इज व्हाट एक्स वाई, और जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है यहाँ m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इसी वैल्यू फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट -1, 0, यहाँ पे m की जगह क्या है हमारा k, और x2 मीन्स की वैल्यू ऑफ c, बिकॉज ac का निकालना है, सो दिस इज व्हाट 3, नाउ प्लस n क्या है 1 एंड x1 दिस इज व्हाट -5, सो -5 इज हियर डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा k and y1 sorry y2 is -4 प्लस 1 और y1 is 4, दिस इज व्हाट k प्लस 1। नाउ अब ये x के कोऑर्डिनेट है, सॉरी y के कोऑर्डिनेट है, ये भी y के कोऑर्डिनेट है, दिस इज x कोऑर्डिनेट और दिस इज x कोऑर्डिनेट। तो हम किसी भी एक को कंपेयर करके आराम से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा हमारे लिए कि हम y को कंपेयर करें, बिकॉज यहाँ पे 0 है, सो दिस इज 0 इक्वल्स टू -4k प्लस 4 एंड k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, -4k प्लस 4, नाउ वी शिफ्ट -4k हियर, सो दिस इज व्हाट 4k and 4, so the value of k is 4/4, so the k ratio 1 is this what 1:1। तो जैसा कि बोला था d is a midpoint of AC, d is a midpoint of AC, राइट। तो यहाँ से जो d की वैल्यू होगी क्या होगी, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। नाउ इसी के साथ हमारे पास थर्ड पॉइंट और है, सुरेश वॉज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन ऑफ सुनीत एंड इंडिया गेट। तो सुनीत एंड इंडिया गेट यानी कि बी और सी के कोऑर्डिनेट, तो बी के जो कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं -5, -4, ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट है। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ सुरेश, सो ये एग्जैक्टली कहाँ है, मिड में है, सो इट मीन्स कि इसका जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, सो सुरेश का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो एक बार, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, राइट, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, सो दिस इज व्हाट -5 प्लस 3/2, -4 सिंप्लीफाई करके देखते हैं, दिस इज व्हाट -2/2, -8/2, now after dividing we get what, this is what -1 and -4, so this is the position of सुरेश। तो सुरेश की जो पोजीशन है यहाँ पे this is what here, so here he will stand, ठीक है, this is the position of सुरेश, ठीक है, बढ़िया चीज़ है, ये आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। now here we need to find the value of sin c, sin c की वैल्यू फाइंड करनी है। so sin c it means कि here is an angle, we need to work the what sin c, so sin c के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय h हमारा AC है, AC हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ए बी क्या डिस्टेंस चाहिए है, तो ये भी क्या है, ये 4 है, ये 4 है, मीन्स क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं ए बी इज व्हाट 4 -4, दिस इज व्हाट 8 यूनिट, so sin c is what AB divided by AC, this is what 8/8 √2, so this is cancel, sin c
इज इक्वल्स टू 1/√2, so this is the value of sin c। अगर c एंगल भी पूछा होता कि एंगल c इज व्हाट, सो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट 45। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज हो और आपको आइडिया हो, क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो, तब किसी भी क्वेश्चन को आराम से इजीली डील कर सकते हैं। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये देख के पता चल रहा है ये लट्टू टाइप वाला क्वेश्चन है, ये पहली एक्सरसाइज में था। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है या सरफेस एरिया। नंबर्स भी हमें कुछ सेम सेम दिख रहा है, बस ये टॉय है तो 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक बार पढ़ के देखते हैं। अ कंपनी डील्स इन अ कास्टिंग ऑफ मॉडलिंग ऑफ अ मेटल ऑफ ऑन ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट। ठीक है, छोड़ देते हैं। इन वन सच ऑर्डर अ कंपनी सपोज टू मेक अ 50 टॉयज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन एज द सेम रेडियस एज द हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये फिगर हमारा बना हुआ है, इसका रेडियस दोनों का सेम है। अगर हम रेडियस ले लेते हैं, दिस इज हियर, दिस इज व्हाट आर, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज दिस एंड द हाइट इज दिस। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, कोन की बात कर रहा है। तो कोन की अगर बात कर रहा है तो दिस इज व्हाट हाइट, ये क्या है, ये h है, एंड दिस इज व्हाट 28, ये रेडियस है, दिस इज 21। टोटल हाइट की बात इसने नहीं की है। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट चाहिए, तो सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एल की। तो पहले क्या करते हैं, हम एल ही फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। अब ये किसकी बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया की, तो ऑब्वियसली सिंपल होगा, दिस इज व्हाट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, right? So now this is what 28 square plus 21 square, this is root, and this is equals to square of 28 is what 7, 8 4 plus 21 का 4 4 1 of root। now इनको हम प्लस करते हैं, so this is what 5 1 और this is what 2 and this is what 12। so इसको अगर हम रूट से बाहर निकालें, इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, so L is equals to 3 5, इट मीन्स 35। तो यहाँ से जो L की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है हमारी 35 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज व्हाट 35 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट इज व्हाट पाई आर एल। अब ऑब्वियसली यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तुम क्या यूज करेंगे, दिस इज व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 21, एल इज 35, राइट। सो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 5, और हमें पता है 22 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 110 आता है, दिस इज व्हाट 21, और इसको 11 को 21 से मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा 231 एंड 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आराम से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज हो, बेसिक आइडियाज हो। मेन है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे आंसर्स आएंगे और गलत होने के चांसेस भी कम होंगे। बिकॉज क्या होता है कि जब हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कब किसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे क्या आने की पॉसिबिलिटी है। पार्ट 2 है हमारा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें दिखा के हर चीज़ फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 तो 2 ही है, पाई 22/7 है, और आर है 21 × 21। सो दिस इज कैंसिल 3, और 2 मल्टीप्लाई 4 इज 44, मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 63। तो अब हमें क्या करना है, 63 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, मल्टीप्लाई करते के साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम अराउंड 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट हो जाते हैं। थर्ड है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 50 टॉयज। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक टॉय का वॉल्यूम चाहिए, एंड देन आफ्टर फिर उसको 50 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 टॉय। सो वॉल्यूम ऑफ 1 टॉय में क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच जाता है हमारा h, प्लस यहाँ से बच जाता है दिस इज व्हाट 2r। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21, प्लस h क्या है 28 प्लस 2 मल्टीप्लाई 21, राइट। सो ये 27 21 से पूरा ही कैंसिल हो जाता है, बच जाता है हमारे पास 22 एंड 21। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 22 मल्टीप्लाई 21, सो दिस विल अराउंड 462
2 एंड देन मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या करना है इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 एंड देन 28, सो दिस इज व्हाट 067, सो दिस इज व्हाट 70। सो अब 462 को मल्टीप्लाई करना है किससे 70 से, देन विल गेट द फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट 32340 centimeter cube. This is the volume of one toy. Now we need to find the volume of 50 toys. So we can say what volume of 50 toys is equals to 32340 multiply what 50। तो इसको हमें सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे 50 से, देन वी गेट व्हाट 1617000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 50 टॉयज। राइट, आई होप समझ में आया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अपना समझ पाओ, डायरेक्ट है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है बिकॉज वॉल्यूम और सरफेस एरिया में जो वैल्यू होती है उसको काफ़ी टाइम क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना होता है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, आराम से क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। तो इसका एक और है, और में है फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आराम से हो जाएगा बिकॉज इसमें रेशो वाले केस में क्या होता है मैक्सिमम चीज़ें जो होती है पहले क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है। पहले हेमिस्फीयर है देन कोन है, सो ये सिंपल है, हम यहाँ ले लेते हैं व्हाट रेशो ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला हम ऊपर लिख ही चुके हैं, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई पाई गया, आर स्क्वायर गया, ओनली आर बचा, सो दिस इज व्हाट 2r बाय एच। सो 2 मल्टीप्लाई 21/28, सो 743 एंड दिस इज अगेन 2, सो दिस इज व्हाट 3/2। इट मीन्स कि जो इसका रेशो बनेगा क्या बनेगा 3:2। ओके, बस सिंपल था। कैलकुलेशन की आपकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखना है कब किसको किससे डिवाइड करना है, कैलकुलेट करना है, आराम से वैल्यूज आती चली जाएगी। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पूरे सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 38। टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ट्राई कीजिए कि वो 2.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, सो डैट कि आधा घंटा आपको उसको दोबारा से रिवाइज करने का टाइम मिल जाए, बिकॉज अगर टारगेट 3 घंटे का रखोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन छूटने वाले हैं। सो नाउ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, पंकज वांट्स टू पार्टिसिपेट इन पुशअप चैलेंज, ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना 3000 पुशअप्स करता है, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। तो इसका जो टारगेट है 3000 से 3900 का टारगेट है, यानी कि 900 को क्या करना चाहता है इंक्रीज करना चाहता है। विद ईच डे ऑफ अ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स। तो हर दिन वो 5 क्या करना चाहता है, वो प्लस करना चाहता है इन 1 आवर, कंप्लीट द पुशअप्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डे। ऑन द फर्स्ट डे of a practice he do this type of push-up and continue the practice regularly till the target is achieved। तो ये क्वेश्चन देख के आपको कहीं ना कहीं साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये एपी से क्वेश्चन बना रहा है, 3000 3005 3010 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है हमारा दिस, राइट। सो दिस इज व्हाट ए, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए इज व्हाट 3000, डी इज व्हाट 5, an 3900, एन हमें नहीं पता। अब देखते हैं ये क्या क्या जानना चाहता है। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। तो एपी ये रही हमारी, एपी बन गई, दिस इज व्हाट एपी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय पंकज इन फर्स्ट वीक। तो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स इन फर्स्ट वीक, इट मीन्स कि एन कितना हो जाता है हमारा 7, कि एक हफ्ते में उसने यानी कि 7 दिन में टोटल कितने पुशअप्स मारे। तो इसका मतलब है हमें क्या चाहिए S7। तो वी नीड टू फाइंड द S7। तो सारी वैल्यूज तो गिवन ही है, S7 फाइंड करना है। 7/2 फॉर्मूला क्या होता है 2 × A, इट मीन्स 3000 प्लस 7 - 1 एंड D इज व्हाट 5। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज व्हाट 7/2, नाउ दिस इज व्हाट 6000 प्लस 6 × 5, now what 7/2 and now multiply, this is what 30, so 6030, 2 से कैंसिल करेंगे, so this is what 3015। so अब क्या करना है हमें 7 × 3015 करना है एंड देन आफ्टर वी गेट व्हाट आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सो 15 5 ये हो जाता है हमारा 35 5 एंड दिस इज व्हाट 10
एंड नाउ दिस इज व्हाट 21. सो हमारे पास यहाँ जो नंबर निकल कर आता है दिस इज व्हाट 21,105. तो 1 वीक में उसने टोटल इतने पुशअप्स मारे. ठीक है, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, टारगेट है, आराम से जी सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा. अच्छा सेकंड पार्ट ही था. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो क्या बनाना था, इसको एपी बनाना था. सेकंड में ये जानना चाहता था कि टोटल कितने पुशअप्स मारे इन 1 वीक. थर्ड है हमारा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज पंकज नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर ही गोल इज अचीव. ठीक है, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ डेज होंगे जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सकता है. तो उसको अचीव करना है कितना 3900. तो ये हमारा ए एन है. बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड करना है. सो नाउ ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी. ए एन इज 3900. ए इज वॉट 3000 प्लस एन हमें नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू वॉट 5. तो इसको इधर लेके आ जाते हैं. दिस इज वॉट 3900 माइनस 3000 एंड दिस इज वॉट 5 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1. माइनस करे क्या आ जाएगा 900. 5 ले आए हम नीचे. सो दिस इज इक्वल्स टू एन माइनस 1. अब इसको डिवाइड करते हैं. सो 1 क्या बचा हमारा 40. दिस इज वॉट 18 एंड 0 इक्वल्स टू एन माइनस 1. अब 1 को शिफ्ट कर देते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड. सो 181. ठीक है, प्लस 1 दिस इज वॉट एन. सो 181. 181 इक्वल्स टू एन. तो उसको एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे सो डैट ये अपने गोल को अचीव कर सके. सो मिनिमम नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 181. सो नाउ इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट है हमारा और में है इसका. ऑन विच डे पंकज परफॉर्म्ड 3500 पुशअप. तो वो बेसिकली ये जानना चाहता है उसको कि मिनिमम कितने डेज लगेंगे कि वो 3500 पुशअप्स को परफॉर्म कर सके. तो सेम ये वैसा ही है, बस यहाँ पे जो हमारा ए एन है वो चेंज हो गया है. दिस इज वॉट 3500. सो फॉर्मूला सेम हमारा वही रहेगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी. सो दिस इज वॉट 3500 इक्वल्स टू 3000 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज वॉट 5. सो इधर आके माइनस कर देते हैं. दिस इज वॉट 500 माइनस 3000 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एन माइनस 1. सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिला 500. 5 को नीचे ले आते हैं. दिस इज वॉट 5. सो एन माइनस 1 डिवाइड करेंगे 100 एंड एन माइनस 1. तो इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे. सो 100 प्लस 1 इक्वल्स टू एन. सो एन इज इक्वल्स टू 101. इट मीन्स कि उसको 101 डेज लगेंगे सो डैट ही कैन परफॉर्म 3500 पुशअप्स. राइट. सो इस तरीके से इसकी अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी. नंबर ऑफ डेज ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना चाहिए डेली डेली. जैसे जैसे वो चीज़ें परफॉर्म करते जाएगा वो इंक्रीज होती जाएगी. प्रैक्टिस में भी ऐसा ही है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी. तो इसी के साथ हमारे पूरे 38 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. पूरा सैम्पल पेपर जो था प्रैक्टिस का वो कंप्लीट हो जाता है. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. इस टाइप के जितने क्वेश्चंस मिलते हैं उनको ट्राई कीजिए और देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. बिकॉज मैथ्स में मेन प्रैक्टिस ही होता है. इसी के साथ साथ हमारा ये जो सैम्पल पेपर आया था प्रैक्टिस पेपर ये कंप्लीट हो जाता है. ऐसे जितने भी पेपर हो आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए सो डैट एक आइडिया मिले. अगर CBSE क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करती है तो वो एक पैटर्न देने के लिए ही रिलीज़ करती है सो डैट आप आइडिया लगा सको कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है. राइट. तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. क्वेश्चन पेपर को आराम से रीड करना है. ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार उसको रीड करते जाना है. ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा क्या क्या हो, जानना क्या चाह रहा है. सो नाउ इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग. क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन 36 क्या है, केस स्टडी से है. केस स्टडी क्या कहता है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार फिर स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन इज व्हाट इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द TV सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6 years and 22,600 in the 9th year. तो ये कुछ कहना चाह रहा है कि इसमें जो 6th ईयर में मतलब 6ठे साल में जो प्रोडक्शन किया वो 16,000 का किया और जो 9th ईयर में 9वें साल में जो प्रोडक्शन किया कितना किया 22,600 का. ठीक है. ये एक जो केस स्टडी होता है बेसिकली एक सिचुएशन देता है आपको और सिचुएशन जो होता है रियल लाइफ में यूज़ होता है. रियल लाइफ में जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं कि मैथ्स कहाँ यूज़ होता है तो ये उसी के कुछ एग्जांपल है कि रियल लाइफ में हम मैथ्स को कैसे यूज़
कर सकते हैं और इसी के बिहाफ पे हम ट्राई करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये 6th पोजीशन है, 9th पोजीशन है, तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है किसकी, एपी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स। तो ये जानना चाह रहा है कि किस साल में इतना प्रोडक्शन हुआ। तो किस साल में हुआ, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले साल में कितना हुआ और किस स्पीड से या किस रेट से हर साल ये इंक्रीज होता है। तो बेसिकली हमें जो फाइंड करना है वो पहले क्या फाइंड करना है, ए, एंड देन आफ्टर क्या फाइंड करना है, डी। तो ए डी हमारे पास नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म एंड दिस इज व्हाट कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ये कहना चाह रहा है जो 6th ईयर में प्रोडक्शन हुआ है कितना हुआ है, 16,000 का। और 6 ईयर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस 5D 16,000, राइट। नाउ व्हाट, नेक्स्ट है हमारा 9th ईयर। सो A9 इज व्हाट 22,600। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 8D एंड दिस इज 22,600। तो इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। सो A प्लस 5D इज 16,000 और A प्लस 8D इज व्हाट 22,600,000। तो माइनस करने पे ये क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल हो जाता है और बचा क्या हमारे पास, -3D और यहाँ से माइनस करेंगे सो दिस विल बी 0, 0, 6 एंड 6 इसका नेगेटिव का। सो जो D की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 6600 माइनस ऑफ 6600 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 3। तो पहले तो नेगेटिव नेगेटिव को कट कर देते हैं एंड देन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 2200। तो ये वैल्यू आ गई डी की। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर साल जो प्रोडक्शन होता है वो इस स्पीड से होता है कि 2200 हर साल इंक्रीज होता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब चलो डी आ गया तो हम ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट डी इक्वल्स टू 2200 इन इक्वेशन फर्स्ट 1 में डालेंगे तो a प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2200 and this is equals to 16,000. So now a is equals to 16,000 and then minus multiply, this is 0, 0, this one is 10, this will be 11. So minus करने पे जो a की वैल्यू आ रही है हमारी क्या आ रही है, 5,000, राइट। सो जो स्टार्टिंग प्रोडक्शन था फर्स्ट ईयर में कितना था, 5,000 और हर साल जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 2,200। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस जो फर्स्ट पार्ट है वो ये जानना चाह रहा है कि 29,200 किस साल में प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, n नंबर ऑफ ईयर, तभी पता चलेगा जब वो साल पता चले। तो फॉर्मूला होता है इसका हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो वो खुद ही बोल रहा है 29,200 सेट्स। तो ठीक है, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं 2 एंड देन a क्या है हमारा 5,000 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता एंड द d इज वर्ड 2200। सो 5,000 को इधर शिफ्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। दिस इज वर्ड 29200 माइनस 5,000 एंड इक्वल्स टू 2200 ब्रैकेट n माइनस 1। नाउ यहाँ से माइनस करके आ गया हमारा 00242 डिवाइडेड बाय 2200 एंड देन n माइनस 1। तो ये 20 कैंसिल हो गया और 22 से ये डिवाइड हो रहा है 21 इट मीन्स 11 n माइनस 1 और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 11 प्लस 1 इज n एंड दिस इज व्हाट 12, राइट। सो 12th ईयर में जो होगा उसका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 29,200, राइट। तो ये यहाँ से हमारा n आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, सेकंड में देखते हैं। सेकंड वांट्स टू नो फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। तो 8th ईयर का प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो सेकंड है हमें n दे दिया है 8, फाइंड आउट करना है an, ठीक है। इसको 8 ही लिख लेते हैं, सीधा जाएगा, राइट। तो चलिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मूला सेम हमारा वही है, दिस इज व्हाट n माइनस 1 एंड d। तो 8th ईयर का निकालना है a8, a हमें पता है 5,000 प्लस n 8 है माइनस 1,
ठीक है, 7 मत समझ लेना, ये 1 है, दिस इज व्हाट 1 एंड मल्टीप्लाई 2200, so this should be 5000 plus 7 multiply 2200. Now this is what 5000 plus 00, this is 4 and 15, राइट, ये आ गया ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा दिस इज व्हाट 24 एंड देन 00। तो 8 साल में जो टोटल प्रोडक्शन होगा कितना होगा 20,400, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप देख सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है क्योंकि ए डी ना होने की वजह से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है और कुछ नहीं। इसमें और में भी है, वैसे तो 2 ही करना था, और की वजह से आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला। नीचे वाला क्या कहना चाहता है एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 3 ईयर्स, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स। तो ये जानना चाह रहा है कि पहले 3 सालों में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था। इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसएन फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन द 7th ईयर एंड द 4th ईयर। तो 7th ईयर में और 4th ईयर में का जो डिफरेंस है वो निकालना है। चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले हम एसएन निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से और वाला एन इज वॉट 3, ए सेम है 5000, डी भी सेम है हमारा, दिस इज वॉट 2200, वी नीड टू फाइंड एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 एंड डी। सारी वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यू लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। S3 3/2, this is 2a, a is what 5000 plus 3 minus 1 multiply 2200, right? Now this is what 3/2 and now this will be 10,000 plus 2 multiply 2200, this is what 3/2 and now this is 10,000 plus 4400। ना इन दोनों को ऐड करते हैं और बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/2 एंड देन मल्टीप्लाई 00441, राइट। 2 से इसको डिवाइड करते हैं देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 7200 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, दिस शुड बी 21600। So total number of production produced in first 3 years is this 21,600, right? नेक्स्ट उसमें क्या है, वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ये थर्ड पार्ट है, डिफरेंस ऑफ 7th टर्म एंड 4th टर्म। तो दोनों का अलग अलग निकाल के माइनस करने से बेस्ट है कि हम एक साथ ही कर लेते हैं, वो खुद ही माइनस हो जाएगा। 7 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 6d माइनस 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d, तो a और a तो कैंसिल हो गया, इसे जाने दो, a और a कैंसिल, बचा क्या 6d माइनस 3d, दिस इज व्हाट 3d। अब 3 ये रहा और d की वैल्यू हमें पता ही है 2200 मल्टीप्लाई करेंगे 6600, सो दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ 7th टर्म एंड 4th टर्म। ठीक है, सिंपल, अलग अलग करके भी माइनस करके तो भी यही आंसर आता, हमने डायरेक्ट कर लिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ये भी एक अच्छा तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था केस स्टडी 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 37। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, आलिया, सगुन एंड आर फ्रेंड्स आर लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। Sagun's house is at the intersection of one street with another street on which there is a library। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे क्या है, एक लाइब्रेरी है। They both study in the same school and that is not far from Sagun's house। Suppose the school is situated at a point of O। तो स्कूल जो है कहाँ पे है, O पे situated है, ए रहा, जिससे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, and that is the origin। Now Alia's house is at A। तो यहाँ पे आलिया है, एंड द सगुन हाउस इज B, यहाँ पे सगुन है, S लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड द लाइब्रेरी इज एट C। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन है उसके यहाँ पे क्या करना है, हमें आंसर देना है। तो O के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, A के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, ये है हमारा 2, 3
एंड नाउ देन बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,1 राइट, ये कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया हमने। हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम सगुन्स हाउस, तो सगुन का हाउस कहाँ है बी पे, आलिया कहाँ है ए पे, इनके बीच से क्या निकालना है सिंपली डिस्टेंस निकालना है। तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, इट मीन्स कि हमें क्या अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी का। सो वैल्यू ऑफ बी इज 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। सो ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया हमारा माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज व्हाट रूट ऑफ 4, और ये आ गया हमारा 2 यूनिट। सो द डिस्टेंस बिटवीन आलिया एंड सगुन्स हाउस इज व्हाट 2 यूनिट। नाउ नेक्स्ट है हमारा हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम द सगुन्स हाउस, तो लाइब्रेरी कहाँ है हमारा सी पे और सगुन हाउस इज बी। तो अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला सेम है, यहाँ लिख लेते हैं हम, दिस इज बी एंड सी, दिस इक्वल्स टू बी और सी मीन्स 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो नाउ 4 माइनस 2 इज व्हाट 2 स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 तो जीरो ही हो गया, तो जाने देते हैं। दिस इज रूट ऑफ 4 और रूट से बाहर निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 2 यूनिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट। सिंपल, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड इज व्हाट सो डैट द सगुन्स स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। तो हमें क्या करना है, ये जो सगुन्स का घर है इसको कंपेयर करना है ओरिजिन से, मीन्स जहाँ पे ये स्कूल था एंड देन नहीं आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। इट मीन्स कि ए बी और ओ बी को कंपेयर करना है। तो ए बी तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, एक बार फाइंड कर लेते हैं ओ बी एंड देन कंपेयर करते हैं कि किसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए पहले ओ बी निकाल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ओ बी। तो ये है हमारा ओ बी। सो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1 और ओ के तो 0 हैं, डेट मीन्स कि 2 स्क्वायर 0 माइनस ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। सो ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 4 एंड 1, सो रूट ऑफ 5 यूनिट, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली से डैट कि जो उसका डिस्टेंस था ए बी का 2 था और ओ बी का क्या है 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड कर लेंगे सी और ए, बी सी ऑलरेडी फाइंड हो ही रखा है, तो सी और ए बच जाता है हमारा, ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी के लिए सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट्स गिवन है, दिस इज व्हाट 4 माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर ऑफ रूट, एंड नाउ दिस विल बी व्हाट रूट ऑफ 4 प्लस 4। सो सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा ये 2 रूट 2, राइट। यहाँ इसकी वैल्यूज आ गई। सो डिस्टेंस ऑफ सगुन्स एंड आलियाज हाउस क्या था हमारा 2, एंड नाउ द डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड सगुन हाउस वो भी 2 था, पर यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया ए सी आलिया और लाइब्रेरी के बीच का वो कितना आया है, आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी इज 2 रूट 2 यूनिट, राइट। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है कि जो डिस्टेंस है वो किसका ज़्यादा है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन सा फॉर्म बना रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं, इजी होगा कंपेयर करना। सो नाउ स्कूल इज फर्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। तो आलियाज हाउस एंड स्कूल इज दिस, एंड नाउ देन ए और सी इज दिस, ठीक है, इस तरीके से है। तो ए ओ और बी सी एंड ए बी, ठीक है, ये दोनों क्या थे इक्वल थे, राइट। अब ये देख लेते हैं जो ए सी का डिस्टेंस है क्या इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि ए सी स्क्वायर, या तो पहले ये ले लेते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। So this is what 2 square and 2 square equals to 4 plus 4 is what 8, right? और AC भी यही था, this is equals to AC square. So we can say this is a triangle which is
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ एंगल भी हो जाता है, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी 3 क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो टोटल 38 क्वेश्चन ही थे, हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अच्छे तरीके से, एमसीक्यूज भी हो गया, सेक्शन बी से भी हो गया, ये डी सेक्शन है, लास्ट है, और ये क्वेश्चन नंबर भी लास्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस से है चैप्टर नंबर 9। फिगर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की भी बात नहीं है, ऑलरेडी फिगर दे दिया है इसमें, तो ये अच्छी बात है। वैसे फिगर के 1 मार्क होते हैं, मैक्सिमम टाइम में अगर फिगर सही से ना बने तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिप वाला क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बस उसमें क्या है, जो दोनों सिप है वो एक ही साइड है, और यहाँ जो दोनों सिप है क्या हो, लाइट हाउस के अपोजिट साइड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड द ऑब्जर्व्ड दैट बोट P एंड बोट Q आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। एंड नाउ ही फाइंड्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट P इज 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P क्या है, 45 डिग्री बना हुआ फिगर में। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट Q इज व्हाट 30 डिग्री, ये रहा। ही ऑल्सो नो दैट हाइट ऑफ द लाइट इज 100 मीटर, ठीक है, जो लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है टोटल कितनी है, 100 मीटर। नाउ द बेस्ड ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। आंसर क्या है, क्वेश्चन है हमारे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी, दिस एंगल। तो ये तो समझ में आ गया, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। नाउ इफ एंगल वाई ए क्यू कहाँ है, वाई ए क्यू इज 30 डिग्री, देन ए क्यू डी इज ऑल्सो 30 डिग्री वाई, बिकॉज एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, देन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल सिंपल। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी, हमें पी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो पी डी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी डी। तो अब जैसा कि देख सकते हैं ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो इसमें जो ये 100 डिग्री गिवन है और ये पी डी फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या अप्लाई करना होगा, 1045 डिग्री। 1045 इज व्हाट, परपेंडिकुलर मीन्स ए डी बाय बेस, दिस इज पी डी। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, ए डी गिवन है, दिस इज 100 मीटर, और पी डी इज हेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी डी की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। सो पी डी इज व्हाट, 100 मीटर। नेक्स्ट इज फाइंड द पी डी हो गया। और में है फाइंड द डी क्यू, डी क्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डी क्यू, ये हमारा है डी एन क्यू। तो डी क्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है, सेम आ जाएंगे हम इन ट्रायंगल ए डी क्यू, इन ट्रायंगल ए डी एंड क्यू। तो इस ट्रायंगल में भी हमें क्या लगाना है, 10 ही लगाना है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारा 10 ऑफ 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू अगेन ए डी बाई डी क्यू। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ए डी है हमारा 100 डिवाइडेड बाय डी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा डी क्यू, एंड दिस इज इक्वल्स टू 100√3 मीटर। बिकॉज √3 की वैल्यू नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह भी हो सकता था कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और वैसा इसने नहीं पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने में ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वैसे इसमें काफ़ी तरीके से और क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते थे, बिकॉज केस स्टडी है इसलिए हो सकता है शायद ज़्यादा इसने इन्फॉर्मेशन ना लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है 2023-24 का बेसिक मैथ्स, ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए पूरे पेपर को फिर से बिना किसी हेल्प के, और टाइम लिमिट सेट कीजिए और देखिए कि कितने मिनट में ये कितने आवर्स में पेपर सॉल्व हो पाता है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए सो डैट कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन, ओके। आप बेसिक से हो या स्टैंडर्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करने के लिए जितने क्वेश्चन मिल जाए उतने कम है, बस इससे एक लेवल पता चल जाता है कि बेसिक का लेवल क्या है और स्टैंडर्ड का लेवल क्या है। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने क्वेश्चंस मिले आपको हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। सेक्शन ई से, ठीक है, सेक्शन ई क्या है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन है हमारा। वर्ड प्रॉब्लम इट मीन्स की केस स्टडी है। केस स्टडी में क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होते हैं, वर्डिंग्स होती है, उसको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद चीज़ों को वहाँ से बाहर निकाल के सिंप्लीफाई करना है।
तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, रीड करने के बाद देखते हैं क्या क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट जैसे ही हम नया वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। मनप्रीत कौर इज अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन अ शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 in the maximum distance for an Indian female athlete। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स की बात कर रहा है। ये शॉर्ट पुट है, इसको थ्रो करने का जो रिकॉर्ड है कितना है 18.86 मीटर का है और ये फीमेल के लिए इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। नाउ कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, संजीथा इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक वन डे। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक गोल सेट किया है कि उसको एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है शॉर्ट पुट में, मींस इसको थ्रो करने में। नाउ इनिशियली हर थ्रो रिच 7.56 only. Now being an athlete in school, she regularly practice both in the morning and the evening। ठीक है, तो दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। Now and was able to improve the distance by 9 सेंटीमीटर every week। और हर वीक में क्या करती है, 9 सेंटीमीटर का इंप्रूवमेंट करती है, मतलब इतना और आगे फेंक सकती है। Now the next is during the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number throws by 12 to achieve this remarkable progress। ठीक है, तो अगर वो 12 थ्रोज अगर लगातार ऐसी फेंकती रही तो अपने जो उसने टारगेट सेट किया था उसको क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। तो इस पे रिलेटेड और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी थ्रो संजीताज प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो अगर कैंप ऐसा ही चलता रहा और जिस हिसाब से उसने स्टार्टिंग किया था वो जानना चाहते हैं कि 11th डे पे उसका थ्रो कितना होगा। तो नंबर ऑफ थ्रोज ड्यूरिंग दिस कैंप, तो इस कैंप के ड्यूरिंग स्टार्ट जो किया था उसने विद द 40 थ्रोज। ठीक है, तो 40 थ्रो के साथ स्टार्ट किया था। तो यहाँ जो होगा हमारा पार्ट 1 ले लेते हैं, ए क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट 40, राइट। नाउ वो क्या करता है, 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। नाउ एवरी डे केप्ट इंक्रीज, और हर डे कितना इंक्रीज करता है, 12। तो सेम चीज़ भी जब सेम रेट पे अमाउंट इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है हमारा डी, सो दिस इज व्हाट 12। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड ऑन द 11th डे, दैट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, 11th डे पे उसने कितने थ्रो किए, राइट। सो यहाँ से एन क्या हो जाता है हमारा 11। फॉर्मूला हमें पता है कि अगर A11 फाइंड आउट करना है दैट मीन्स कि A प्लस बेसिकली तो ये होता है n-1d। अब बिकॉज ये 11 हमें पता है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 10d। ठीक है, n की जगह 11 डालेंगे तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A है हमारा 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई d क्या है 12। सो इनको सॉल्व करने पे आ जाता है हमारे पास 40 प्लस दिस इज व्हाट 120 एंड दिस इज व्हाट 160 थ्रोज। तो वो क्या करता है 11th डे पे कितने थ्रोज करेगा, 160 थ्रो, राइट। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड इज व्हाट वुड बी संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 6th वीक। तो अब ये जानना चाहता है कि जो वीकली इंक्रीमेंट है, वीकली क्या है, एवरी वीक ये है, और स्टार्टिंग कहाँ से है, यहाँ से, राइट। तो यहाँ से ये ए हो जाता है और ये क्या हो जाता है हमारा डी। तो चलिए एक बार इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। पार्ट टू क्या कहना चाहता है, व्हाट वुड बी संजीताज थ्रोज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 16th वीक। तो 16th वीक में उसने जो थ्रो किया वो कितना किया, ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो कितने मीटर का डिस्टेंस था एक्चुअली ये जानना चाहता है। तो जो फर्स्ट थ्रो था, फर्स्ट क्या था हमारा, कहाँ है, रिच 7.56। सो ए इज़ व्हाट 7.56 मीटर एंड द डिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर एवरी डे पे वो कितना हो रहा है, डी। बिकॉज जो कंटिन्यूस से इंक्रीज होता है, जो कॉमन डिस्टेंस होता है वो डी हो जाता है हमारा, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर। अब बिकॉज बात मीटर की चल रही है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। सो दिस इज मीटर, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.09 मीटर, राइट। हमें फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ 6th वीक। तो 6th वीक पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए एन, दिस इज व्हाट ए एन, जो कि फॉर्मूला है हमने अभी ऊपर लिखा था, ये हो जाता है। तो यहाँ से ए हमारा ए है और ये 6th वीक की बात कर रहा है, 6th वीक पे जानना है तो 6th ऑफ डी, राइट। सो ए है 7.56 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.09, सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 7.56 प्लस दिस इज व्हाट 0.54। ना इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 8.1 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय द 6th वीक। तो 6th वीक में वो इतना डिस्टेंस क्या कर लेगी, कवर कर लेगी थ्रो करने में। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। एपी का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इसमें बस 2 ही फॉर्मूले होते हैं, ए एन और एस एन का, उसी के बिहाफ पे आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड है, व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि कितने वीक में, ठीक है, ये जो होगा 11.16 मीटर का थ्रो
कर पाएगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि 8.1 का उसने 6 वीक में किया था, तो वैसे ही जानना चाहता है 11.16 और 16 मीटर का कितने वीक में होगा। तो ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है, यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। बट यहाँ जो कंडीशन है ये और ले लेते हैं। ए एन जो है क्या है 11.16 मीटर है। बाकी ए और डी सेम वैसे ही है जैसे पहले थे, तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 11.16 इक्वल्स टू 7.56 प्लस n माइनस 1 जो कि n हमें नहीं पता है, एंड देन मल्टीप्लाई 0.09, राइट। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाता है 11.16 माइनस 7.56 एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0.09 एंड 1 माइनस 1, राइट। इसको माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, दिस इज व्हाट 660 हो गया, एंड नाउ 1156 सो 3.6 एंड दिस इज 0.09 एंड माइनस 1। नाउ इसको शिफ्ट करते हैं इधर और माइनस करते हैं, सो दिस इज व्हाट 3.6 डिवाइडेड बाय 0.09, दिस इज व्हाट n माइनस 1। तो ये पॉइंट हट के इधर आ गया हमारा 100 और ये पॉइंट हट के इधर आ गया क्या हमारा 10। So 10 cancel, 9 4 are 40, 4 and 10 is 40. This is n minus 1. So the value of n is what 41. So 41 वीक अगर ये लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करे तो उसका जो थ्रो होगा कहाँ पहुँच जाएगा 11.16 मीटर पे, राइट। ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन था। इट मीन्स कि ए एन हमसे पूछा गया था और यहाँ पे ए एन की वैल्यू ही गिवन थी और n पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली किसी भी फॉर्मूले में या इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं अगर उसमें से एक मिसिंग हो तो बाकी के वेरिएबल गिवन होने चाहिए, सो डैट उसके बिहाफ में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड है हमारा, थर्ड इज है, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज थर्ड पार्ट। थर्ड इज हाउ मैनी थ्रो डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15th डे। तो ये जानना चाहता है एंटायर कैंप यानी कि 15th डे में उसने टोटल कितने थ्रो किए। अब बेसिकली ये क्या है कि पर डे थ्रो कितना कर रहा है कि उसका अलग है, और पर डे जो स्टार्टिंग है मीटर मतलब कितने मीटर इंक्रीज कर रहा है वो अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है एंटायर थ्रो यानी कितने थ्रो किए टोटल वो फाइंड आउट करना चाहता है। और इससे पहले जो हम कर रहे थे वो एक मेजरमेंट था कि जो थ्रो है वो किस प्रोसेस पे या किस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ बात कर रहा है एंटायर थ्रो की। तो एंटायर थ्रो में जैसा कि हमने फर्स्ट में देखा था ए था हमारा 40 और डी था कितना 12। अब ये 15th डे का जानना चाह रहा है, डेट मीन्स कि एन कितना हो जाता है हमारा 15, राइट। हमें फाइंड करना है एंटायर थ्रो, डेट मीन्स कि एस एन ढूंढना है। सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी, राइट। सो नाउ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये है हमारा 15, n क्या है 15 है डिवाइडेड बाय 2 है, दिस इज 2a, a क्या है 40 n प्लस n क्या है 15 माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 12। सो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज व्हाट 15/2 एंड ब्रैकेट ये हो गया हमारा 80 एंड प्लस 14 मल्टीप्लाई 12। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 15/2 एंड दिस इज 80 प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 168। नाउ ऐड करते हैं दोनों को, सो दिस इज 15/2 प्लस ऐड करके ये आ जाता है हमारा 248 और जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 124 124 124 को मल्टीप्लाई करो 15 से, सो वी गेट व्हाट 860। सो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज इंटायर कैंप, पूरे कैंप में जो उसने टोटल नंबर ऑफ थ्रो किया कितना किया है 1860, राइट। सो ये हमारा क्या है एक तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पे काफ़ी सारे पैटर्न में या जितने बेस पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते थे सारे पूछ लिए हैं। तो पूरे एपी का एक तरीके से निचोड़ है जिसमें एनएक्स टर्म भी पूछ लिया, एन भी पूछ लिया, एसएन भी पूछ लिया। क्लियर है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पे पूरे चैप्टर 5 को इसने सॉल्व करवाया। तो एक तरीके से बोल सकते हो ये पूरा चैप्टर 5 जो था कितने का था 5 मार्क्स का था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इससे पूरा चैप्टर 5 डिस्कस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर व्हाट 37। हो सकता है इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हो जिसमें डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला दोनों यूज़ हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या है पूरे चैप्टर का एक तरीके से निचोड़ है, अगर ये कर लेते हो तो पूरे चैप्टर समझ में आ जाता है क्या करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Tharunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2020। ठीक है, मतलब टूर्नामेंट फिक्स हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द FIFA वुमेन वर्ल्ड कप हिस्ट्री 2 national hosted in 10 venues। ठीक है, 10 डिफरेंट वेन्यूज है। हर फादर फेल्ट दैट द गेम कैन बेटर अंडरस्टूड इफ द पोजीशन
ऑफ प्लेयर्स इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन है एक तरीके से, वहाँ पे इसको इस तरीके से इंडिकेट किया गया है और सो दैट कि आप सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज कर सको। ये जे किसको है, फुल बैक पे है, आई है सेंट्रल बैक, जी है गोलकीपर, एच है स्वीपर, के है विंग बैक, मतलब एक तरीके से इन सबकी पोजीशन है। ऐसे ही आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हैं। इसी को यहाँ पे पूछा गया कोऑर्डिनेट का जो है क्या है, सबसे ईजी होता है, इससे ईजी कुछ नहीं होता। तो चलिए देखिए, ट्राई करते हैं कि किस तरीके से पॉइंट्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। एट एन इंस्टेंट द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये मिडफील्डर कहाँ है, मिडफील्डर देखिए ये सेंट्रल फील्डर है, डिफरेंस है, मिडफील्डर है डी, ये हमारा मिडफील्डर। चलिए इसी को ले लेते हैं सेंट्रल फील्डर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर midfielder D if the position of the other players who formed a parallelogram A B C D। ठीक है, पॉइंट डी इज हियर, ए बी सी का है, ए रसी, ये जो 4 पॉइंट है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, डी के। तो पैरेललोग्राम का एक केस है जो कि एक एग्जांपल में भी और एक्सरसाइज में भी है कि अगर पैरेललोग्राम हमारा फॉर्म होता है इस तरीके से, दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट क्या हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो हम इसी का यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए डी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें नहीं पता है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एक्स वाई, बाकी ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। सो वी कैन राइट एज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सेम मिड पॉइंट ऑफ बी डी, राइट। सो ए सी का मिड पॉइंट मीन्स मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो सिमिलरली यहाँ पे ए सी है, हमारे पास ए और सी है, तो 1 प्लस 6, दिस इज 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा and then 2 plus 6, it means 2 plus 6 divided by 2, right। now right side क्या है, b और d, तो b के कोऑर्डिनेट है हमारे 4 plus x by 2 comma and the other is 3 plus y by 2 and comma, right। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है हमारा 7 by 2, बिकॉज x से कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस, नाउ 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 7 minus 4 इक्वल्स टू x। तो x की जो वैल्यू है वो क्या जाती है, x इज व्हाट 3, राइट। नाउ यहाँ से y वाले ले लेते हैं, y हो गया हमारा 8 by 2 इक्वल्स टू 3 प्लस y by 2, नाउ 2 अगेन कैंसिल, सो 8 minus 3 इक्वल्स टू y, सो y की वैल्यू क्या आ जाती है 5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ d वी कैन से दैट दिस इज व्हाट 3,5, ये हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ d, राइट। सिमिलर, ठीक है, इजी है काफ़ी। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इजी होता है बिकॉज पैरेललोग्राम का दे दिया तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा चेक इफ द गोलकीपर जी, स्वीपर एच एंड विंग बैक के फॉल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे तीन हैं जी एच के, ये तीनों क्या ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पर है। तो सेम स्ट्रेट लाइन पर अगर हुए तो ये एक कोलिनियर पॉइंट्स बनाएगा। इट मीन्स किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस थर्ड पॉइंट के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ से पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे किसका, जी एच का, एच के का, एंड देन आफ्टर एच और जी का, राइट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं जो पॉइंट्स हमारे यही है। फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड हो जाता है हमारा जी, दिस इज व्हाट -3 and 5 एंड एच है हमारा 3,1। तो यहाँ क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, जी एच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 3 and 3 प्लस हो जाएगा बिकॉज एक माइनस फॉर्मूले का है और एक यहाँ माइनस है, दिस इज स्क्वायर एंड नाउ 1 माइनस 5 स्क्वायर, राइट। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाएगा हमारा 6 स्क्वायर एंड प्लस -4 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 36 प्लस 16। नाउ सॉल्व करने पे आ जाता है हमारा व्हाट 52, राइट। ये क्या आ गया हमारा 52, रूट ऑफ 52। चाहो तो इसको हम रूट से निकाल सकते हैं, 52 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है 13 × 4, तो 4 का हो जाएगा 2 और ये रूट हो जाएगा 13, राइट। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं, जी एच हो गया हमारा, नेक्स्ट क्या था एच एन आई, सॉरी एच एन के। एच का 3 1 है और के का है 0 3,
सो नेक्स्ट है हमारा h इज वॉट 3 1 एंड देन k है 0, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा वॉट h k इज रूट ऑफ 3 माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर। सो यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ गया हमारा क्या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 9 प्लस 4 एंड दिस इज व्हाट अंडर रूट 13। नेक्स्ट है हमारा जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 और के का क्या है 0, सो दिस इज व्हाट स्क्वायर एंड प्लस फिर 5 और के का क्या है 3 स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 and this is what 4 root of this is what 13, root of 13. So here we can see that GH is equals to sum of HK plus GK, right? So we can say that these all 3 points lying on a same straight line. So we can say GHK lie on a same line, right? So यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गया। सेकेंडली इसने हमसे पूछा हुआ है चेक इफ द फुल बैक जे का है हमारा ये रहा फुल बैक जे एंड सेंट्रल बैक आई इज हेयर आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड सी कहाँ ये रहा, तो ये सी से इक्विडिस्टेंस पर है नाउ एंड इफ सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ आई जे, तो क्या ये आई जे का मिड पॉइंट है या फिर नहीं है। सो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए तो उसके बीच में एग्जैक्टली आ जाना चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंस पर है वो मे भी हो सकता है बिकॉज इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। अगर इक्वी डिस्टेंस की बात करें ये हमारा ए है और ये बी है, तो ये जो पूरी लाइन होता है इस पर जितने भी पॉइंट होते हैं ये सारे क्या होते हैं इक्वी डिस्टेंस होते हैं कहाँ से ए बी से। तो मे भी हो सकता है कि सी यहाँ कहीं हो या सी यहाँ हो या फिर यहाँ हो, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस तो वेरीफाई हो जाता है, पर मिड पॉइंट होने के लिए कंडीशन है कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट जो होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होना चाहिए सेम। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चेक कर लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। और का क्वेश्चन है ये आई जे का मिड पॉइंट है सी या फिर नहीं है, तो आई जे का ही हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ आई एंड जे, सो आई है हमारा 5 x1 प्लस x2 है व्हाट -4, सो सीधा -4 ही लिख लेते हैं -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन कोमा दिस इज -3 एंड 6, so -3 plus 6 divided by 2, so this is what 1 by 2 and plus 1 by 2 comma 3 by 2, ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ आई जे के, ठीक है, आई जे का मिड पॉइंट। तो क्या ये सी है? अगर सी नहीं है तो ये इसका मिड पॉइंट भी नहीं होगा, सो ऑब्वियसली सी यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ आई जे, राइट। तो सिंपल सा था, इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसको साफ कर लेते हैं, काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट है इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए इज 1 4, ए है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,4 एंड द बी के कोऑर्डिनेट है 2 -3 एंड नाउ द स्ट्राइकर ई इज व्हाट ए एंड बी लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड बी इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अगर बी हमारा इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए और बी और ये क्या है सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो B के इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि जो B हो गया मिड पॉइंट हो गया, B इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका A एंड E का, राइट। तो जो B के कोऑर्डिनेट है हमारे 2 -3 और ये जो हमारा A और B है दिस इज A, तो इसके कोऑर्डिनेट है इसके साथ A और E के साथ। तो चलिए ये हो गया हमारा 1 प्लस A डिवाइडेड बाय 2, अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था, एंड दिस इज व्हाट 4 प्लस B एंड बाय 2, राइट। तो अब x कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वल होंगे और y के कोऑर्डिनेट y के साथ, तो उसको हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं x के साथ और y के साथ। तो वहाँ से हमारी जो वैल्यू होगी a b की डायरेक्टली आ जाएगी, राइट। सो ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 को शिफ्ट किया तो माइनस, दिस इज व्हाट a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई क्या आ गई हमारी 3, राइट। नाउ यहाँ से y को कंपेयर कर लेते हैं, सो दिस इज -3 इक्वल्स टू 4 प्लस b बाय 2। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 6 एंड 4
प्लस बी, 4 को उधर शिफ्ट करते के साथ ही -6 -4 एंड बी, ये बी है सॉरी, ठीक है 6 बी है। तो दिस इज व्हाट बी इज इक्वल्स टू -10। सो ई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं 3, -10, राइट। सिंपली आ गया। तो इतना ईजी है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, नाउ बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाय ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर, ठीक है ये 80 मीटर है। ही ऑब्जर्व अ बर्ड ऑन द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, 45 पे एलिवेशन पे ये बर्ड है। नाउ व्हेन अ सिक्सर वाज हिट, ठीक है, अ बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फ्लाइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई आउट, ठीक है। तो वहाँ से जो बर्ड क्या हो गया वो उड़ गए करके। इन 2 सेकंड ही ऑब्जर्व द बर्ड्स फ्लाइंग एट द सेम हाइट at a angle of elevation 30 degree and the ball is flying towards him at the same height at the angle of elevation is 60 degree। तो ये दो तरीके से फ्लाई हुआ, एक 60 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे। बॉल हमारा कहाँ गया 60 डिग्री पे, मतलब सिक्सर जो था वो ऊपर उड़ा और सिक्सर के मतलब बॉल की हो सकता है उसके साउंड की वजह से बर्ड्स वहाँ से फ्लाई होने लगे सेम हाइट पे। और बर्ड्स कहाँ उड़ते हुए दिखे हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, बॉल कहाँ था 60 डिग्री पे। पहले जो इनिशियल पॉइंट था दैट इज ए, वहाँ पे बर्ड था जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था 45 डिग्री। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ी सी हमें क्या चाहिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए सो दैट उसके बिहाफ पे हम क्लियर कर सके। फिगर ऑलरेडी बना होने की वजह से हमारे सारे जो जितने भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमें यहीं से मिल जाती है। एंगल है, हाइट है, जो भी चीज़ है बस हमें फाइंड क्या करना है, देखते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। इट मीन्स कि जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है और जहाँ वो बैठा हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो बेसिकली यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है और ये फुट ऑफ द ट्री है, हाँ ये ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें क्या चाहिए BC। तो इन ट्रायंगल आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC, राइट। ABC में अब बिकॉज ये परपेंडिकुलर गिवन है और बेस की बात कर रहा है तो जो फॉर्मूला लगने वाला है क्या लगने वाला है, tan 45 जो कि होता है AB डिवाइडेड बाय BC, राइट। सो tan 45 इज 1, AB इज 80, नाउ BC इज व्हाट सेम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की जो वैल्यू आ जाती क्या आ जाती है 80 मीटर, राइट। सो जो ऑब्जर्वर है वो ट्री से कितने डिस्टेंस पर है 80 मीटर के डिस्टेंस पर, राइट। तो यहाँ से आ जाता है सिंपली, ये बहुत इजी था, 10:45 लगाते के साथ ही आंसर आता है। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। तो उस 2 सेकेंड के टाइम में जो बर्ड था उसने कितना फ्लाई किया, इट मीन्स वो कहाँ तक उड़ के गया। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेसिकली हमें फाइंड करना है BE, राइट। सो बी ट्री कहाँ, बर्ड कहाँ सीटिंग था ए पे, ए से डी पे डिस्टेंस जो ट्रेवल किया। तो AD फाइंड आउट कर लो या BE फाइंड आउट कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसके लिए हम जो ट्रायंगल यूज़ करेंगे, यहाँ क्या ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल दिस इज व्हाट CDE, राइट। तो CDE में जो लगेगा हमारा क्या लगेगा tan 30 डिग्री, द परपेंडिकुलर इज व्हाट DE एंड द बेस इज CE, राइट। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, DE क्या हमारा 80 डिग्री और C को 2 पार्ट में ले लेते हैं जो हमने फाइंड आउट किया था CB प्लस जो फाइंड करना है BE, राइट, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें पता है। नाउ देन इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है हमारा CB, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 80 मीटर प्लस BE जो कि फाइंड आउट करना है एंड देन दिस इज व्हाट 80√3, देन BC इज व्हाट 80 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 80√3 माइनस 80 मीटर और यहाँ से 80 को कॉमन लेते के साथ ही आ जाता है दिस इज व्हाट √3 माइनस 1 मीटर, राइट। अगर हमें √3 की वैल्यू पता होती है, अगर उसने कहा होता कि रूट वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सब्स्टिट्यूट करते, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ देना है, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सो द बॉल। तो अब ये जानना चाहता है कि जब वो बॉल हिट हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बेसिकली हमें ये चाहिए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसके लिए हम देख लेते हैं एक बार कहाँ है, GB, ठीक है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेम डिस्टेंस में ट्रेवल किया, GB चाहिए। तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी होगी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और 60 डिग्री अगर हम CG को माइनस कर दे,
बी से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो नाउ ये जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है देख लेते हैं एक बार, एफ सी जी, एफ सी जी। सो इन ट्रायंगल एफ सी एंड जी, यहाँ क्या अप्लाई हुआ है, टेन 60 डिग्री, राइट। क्या है ये हमारा, एफ जी डिवाइडेड बाय सी जी। सो सो √3 इक्वल्स टू 80 बाय सी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जी क्या हो जाएगा हमारा, 80 बाय √3, राइट। ये आ गया। अब बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एक बार फिगर को देख लेते हैं फिर से। हमें चाहिए जी बी, तो जी बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो सी बी है वहाँ से माइनस कर देंगे क्या, सी जी, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है। जी बी चाहिए जितना बॉल ने ट्रेवल किया, दिस वॉज 80 मीटर एंड दिस इज वॉट 80 बाय √3 मीटर। तो यहाँ से अगर हम 80 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1 माइनस 1 बाय √3, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। वैसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हम कर देते हैं, बाय √3 मीटर, राइट। तो इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा, लास्ट पार्ट इज क्या जानना चाह रहा है, what is the speed of the bird in meter per minute if it had flow 20 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। तो ये जानना चाहता है कि वो किस स्पीड से बर्ड फ्लाई कर रहा था, सो डैट उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यही ले लेते हैं, ठीक है। स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। सो स्पीड डिस्टेंस उसने बता दिया पहले ही कितना है, दिस इज वॉट 2 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और टाइम हमें पता है वो कितना चला था, 2 सेकेंड चला था, तो 2 सेकेंड हमारा आ गया दिस इज। तो इसको इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा 10। सो दिस इज वॉट 10 √3 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। और वो हमसे क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है पर मिनट में, राइट, मीटर पर मिनट। तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से। तो 60 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 60, तो ये आ जाएगा मीटर पर मिनट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हो गया ये 600 √3 प्लस 1 मीटर पर मिनट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पीड भी पूछा जा सकता है, या फिर स्पीड दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग ये हमसे डिस्टेंस भी पूछ सकता था। तो ये काफ़ी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें पता हो कि कब किस केस में क्या करना है, तो कितना भी घुमा के दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं।